हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, चलिए ठीक होना भी चाहिए। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सार्थक अंक। थोड़ा मैं आपको बता दूं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि पिछली क्लास में हम लोग त्रुटियों के संयोजन नामक टॉपिक में भागफल में त्रुटि और घात के प्रकरण में त्रुटि, यानी कि दो फार्मूलों को हम लोगों ने कल पढ़ा था। एक भागफल में था और एक घात के प्रकरण में था। तो उसके पश्चात आज हम लोग पढ़ेंगे सार्थक अंक। सार्थक अंक क्या होता है, सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम क्या होते हैं, सारे नियम को हम लोग उदाहरण के आधार पर समझते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। ओके। सार्थक अंक में कहा जाता है कि किसी माप या संख्या में सभी विश्वसनीय अंकों तथा अंतिम संदिग्ध अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। तो इसमें मैंने दो अंकों की बात की, एक विश्वसनीय अंक और एक संदिग्ध अंक। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि विश्वसनीय अंक और संदिग्ध अंक क्या होते हैं। जैसे आप लोग ज्योमेट्री पढ़ते समय जब आप ट्रायंगल बनाते हैं, क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं और अनेक प्रकार के पॉलीगन्स को जब आप बनाते हैं या अनेक प्रकार की रचनाओं को आप करते हैं, तो उसमें लाइन सेगमेंट रेखाखंड खींचते हैं। रेखाखंड खींचते समय हम लोगों को कहा जाता है 2.3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अंक दिए जाते हैं जिसके बराबर रेखाखंडों को खींचना होता है। उस स्थिति में होता क्या है कि 2.3, 3.5 तो हम खींच लेते हैं। कभी कभी हम लोगों को पढ़ने के लिए मिल जाता है 2.35 सेंटीमीटर। तो मैं आपको लिख के दिखाऊं कि 2.35 सेंटीमीटर। तो स्केल पर 2.3 तो हमको मिल जाता है, लेकिन ये 5 नहीं मिल पाता है। तो जो ये 2.3 होता है ये विश्वसनीय अंक होता है और जो ये 5 होता है यह संदिग्ध अंक होता है। ओके, तो ये हो गया विश्वसनीय और ये हो गया संदिग्ध अंक। फिर से एक बार सार्थक अंक की परिभाषा, किसी माप या संख्या में सभी विश्वसनीय अंकों और अंतिम संदिग्ध अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। ओके, अगर मैं सार्थक अंक के उदाहरण की बात करूं तो जो मैंने यह एग्जाम्पल बताया है 2.35 सेंटीमीटर, तो इसमें 2.3 ये विश्वसनीय अंक हो गया और ये 5 संदिग्ध अंक हो गया। तो इस तरीके से इस संख्या में कुल 1, 2, 3 ये 3 सार्थक अंक हो गए। इस संख्या के लिए या इस तरीके की संख्या के लिए जितने अंक होंगे उतने सार्थक अंक हो जाएंगे, और उसके मापन के क्रम या आधार पर जिस तरीके से उसको मापा जाता है, किसको आप यथार्थता समझते हैं, किसको आप उचित या सही माप सकते हैं, उसको आप विश्वसनीय अंक कह देते हैं, और जिसके लिए आप गेस करते हैं, अनुमान लगाते हैं, उसको आप अविश्वसनीय अंक या संदिग्ध अंक कह देते हैं। ओके, तो 2.35 में 2 और 3 ये विश्वसनीय अंक है और जो ये 5 है यह संदिग्ध अंक है। और इस प्रकार इस संख्या में कुल सार्थक अंकों की जो संख्या है वह 1, 2, 3 है। ओके, अगली टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम, इसमें हम आपको 7, 8, 9 जितने भी नियम बताते हैं उन सभी नियमों को आप ध्यानपूर्वक सुनते चलिए, लिखते चलिए, और आप अपने मन में
किसी उदाहरण को लेकर के समझते चलिए, और जो नहीं समझ में आता है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और उसका आप जवाब पाइए। ओके, ऐसा नहीं है कि मैं नियम बताऊंगा उदाहरण नहीं बताऊंगा, मैं नियम के साथ साथ उदाहरण भी बताते चल रहा हूं, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपके मन में भी कुछ प्रश्न उठेंगे, उन प्रश्नों का जवाब मैं आपको दूंगा, बशर्ते आप पहले ध्यान से लिखते चलिए और पढ़ते चलिए। पहला नियम हम लोग पढ़ेंगे। पहले नियम में कहा जाता है कि सभी अशून्य अंक, सभी अशून्य, अशून्य का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 से लेकर के कहां तक 9, यानी कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अब मैं जैसे उदाहरण की बात करूं, जैसे मैंने लिख लिया 2356, 2356। अब इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 1 2 3 4, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 4 है, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए, 4 हो गए। अगर मैं किसी दशमलव वाले नंबर को ले लूं, जैसे 65.235, 65.235, इसमें देखा जाए 1 2 3 4 5, तो कितने अंक हैं, 5 हैं, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्लियर, मैंने क्या कहा है, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, यानी कि इस नंबर में आपको 0 नहीं लेना है, 0 के अलावा कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। तो अगर आप कोई भी नंबर लेते हैं तो आप अंकों की संख्या को गिन लीजिए, जितने अंक आएंगे उतने उसके सार्थक अंक होंगे। ओके, चलिए नंबर 2, कहा जाता है कि 2 अशून्य अंकों के बीच सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं, 2 अशून्य अंकों के बीच सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। मैंने लिख दिया 2 3 0 0 0 5 6, अशून्य अंक इधर भी है इधर भी है, और इसके बीच में क्या है, 0 है। ओके, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई। क्लियर, चलिए नंबर 3, नंबर 3 कहा जाता है कि दशमलव रहित संख्या में अंतिम या अनुगामी, दशमलव रहित संख्या में अंतिम या अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है, अंतिम या अनुगामी का, अगर कोई नॉन जीरो नंबर है, कोई अशून्य अंक है, उसके अंत में या आगे शून्य आता है तो वह शून्य कभी भी सार्थक अंक नहीं होता है। जैसे मैंने लिख दिया 345 0 0 0, तो ये अशून्य अंक हो गया और अंत में या ये अनुगामी 0 हो गया। ठीक है, अब इसमें सार्थक अंकों की संख्या देखी जाए तो 1 2 3, ये तीनों 0 इसमें सार्थक अंक नहीं होंगे। ओके, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। क्या लिखेंगे, अशून्य अंक के अनुगामी या अंतिम शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं, और ये एग्जाम्पल। ओके, नंबर 4 कहा जाता है कि यदि दशमलव बिंदु से पहले कोई अशून्य अंक न हो तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के जो शून्य होते हैं वो सार्थक अंक नहीं होते हैं। फिर से एक बार, यदि दशमलव बिंदु के पहले कोई अशून्य अंक न हो तो दशमलव बिंदु के बाद के जो तुरंत शून्य होते हैं वह कभी भी सार्थक अंक नहीं होते हैं। सुनिएगा, सॉरी एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे 0.002556, दशमलव बिंदु के पहले भी 0 है और दशमलव बिंदु के बाद तुरंत भी शून्य है, तो इस कंडीशन में ये जो तीनों 0 होंगे, ये तीनों 0 सार्थक अंक नहीं होंगे। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3, इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ओके, नंबर 5, इसमें आप
एक आध उदाहरण अगर और लेना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 0.0002506, तो मैंने बताया है कि दो अशून्य अंकों के बीच का जो जीरो होता है वह सार्थक होता है। तो यहाँ पर ये तो चारों जी सार्थक होंगे नहीं, लेकिन ये 1 2 3 4, इसमें कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ओके, तो मैं जितने भी नियम पढ़ा रहा हूँ शांतिपूर्वक पहले उन सारे नियमों को लिखिए, उनके उदाहरण को देखिए, समझिए। इसके पश्चात सभी नियमों को मिलाने के पश्चात आप अपने मन से कोई एक संख्या बनाइए और देखिए कि वह संख्या इन सभी नियमों में शामिल होती है या नहीं। अगर इन नियमों में शामिल होती है तो सार्थक अंकों का आप पता लगा लेंगे, और यदि नहीं शामिल होती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए कि सर इस संख्या में सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी, और उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। ओके, तो पहले आप ध्यानपूर्वक सारी चीज़ों को देखते चलिए। एक चीज़ और जो मैं ये लाइन लगा के लिख रहा हूँ, आप लोग ये मत सोचिएगा ये इक्वेशन माना जा रहा है, दैट इज़ नॉट इक्वेशन। ओके, ये मैंने अंकों में लिखा नहीं है कि 2 3 5 6 में सार्थक अंक की संख्या, में सार्थक अंक की संख्या को मैं लिख नहीं रहा हूँ, उसको आप समझने का प्रयास करिएगा। ओके, चलिए नंबर 5 देखते हैं। कहा जाता है कि यदि दशमलव बिंदु से पहले कोई अशून्य अंक है तो दशमलव बिंदु के बाद शून्य सहित सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। ओके, फिर से एक बार, यदि दशमलव बिंदु के पहले कोई अशून्य अंक है तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। एग्जाम्पल देखिए हम लोग, जैसे मैंने लिख दिया 2.00456, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। मैंने लिख दिया 3.000। अब इसमें सार्थक अंकों की संख्या, तो मैंने बताया है कि दशमलव बिंदु से पहले अगर अशून्य अंक है तो दशमलव के बाद के शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो ये सार्थक अंक होंगे 1 2 3 4, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ओके, चलिए नंबर 6। कहा जाता है कि दशमलव बिंदु के दाईं ओर, दशमलव बिंदु के दाईं ओर के अशून्य अंक के बाद के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। यानी कि दशमलव बिंदु के दाईं ओर जब अशून्य अंक आता है तो उस अशून्य अंक के बाद जितने भी जीरो आते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। ओके, जैसे मैंने लिख दिया 0.02340, तो इधर भी जीरो इधर भी जीरो, ये दोनों जीरो तो सार्थक है नहीं, और दशमलव के बाद ये आया है अशून्य अंक, और इसके बाद के जो जीरो होंगे वो सार्थक अंक होंगे। तो इस प्रकार 1 2 3 4 5 सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। और देखा जाए अगर 2.35000, इसमें देखा जाए तो 1 2 3, तो ये 4 5 6 7, इसमें कितने हो जाएंगे सार्थक अंक? 7 हो जाएंगे। ओके, चलिए नंबर 6 हो गया। नंबर 7, कहा जाता है कि किसी संख्या में 10 की घात का गुणा कर देने पर भी सार्थक अंकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये 2312 है, 2312, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 4 है। अगर मैं इसको 10 के घात के रूप में बदल दूं तो बदलने का मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.312, इसी को मैं लिख रहा हूं 2.312 गुणे 10 के घाते 3, यही लिखा जाएगा। अब इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, अभी भी सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 4 ही है। अगर मैं इसमें दशमलव के रूप में आ जाऊं,
जैसे लिख दें 0.00234 अभी चलिए एक आंक और बढ़ा लेते हैं 5 7। इसमें सार्थक अंक की संख्या 1 2 3 4 5 6, सार्थक अंकों की संख्या कितनी है 6। इसको हम लोग दशमलव के रूप में लिखते हैं। दशमलव के रूप में लिखने का मतलब ये पॉइंट के पहले एक अशून्य अंक होना चाहिए, ऐसा लिखा जाता है। तो ये 0 के पहले अभी शून्य है, इसको हम लोग कम से कम यहाँ लेकर के चलेंगे तो लिखा जाएगा 2.346। तो 2.34657 गुणे, तो मैं कितने पॉइंट दशमलव आगे ले गया हूँ 1 2 3 ले गया हूँ। तो इसको लिखा जाएगा 10 के घाते -3। अभी भी इसमें सार्थक अंकों की संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6, अभी भी 6 ही है। ओके, तो इस तरीके से कहा जाता है कि किसी भी संख्या को आप 10 की घात, किसी भी संख्या में आप 10 की घात का गुणा करते हैं तो उसके सार्थक अंक की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए नंबर 7 हो गया। ये नंबर 8 कहा जाता है कि किसी भौतिक राशि का मात्रक परिवर्तित होने पर जो सार्थक अंक होता है वह अपरिवर्तित होता है। यानी कि किसी भी भौतिक राशि का आप मात्रक बदल दीजिए लेकिन उसका सार्थक अंक कभी भी बदलने वाला नहीं है। देखा जाए कैसे, जैसे मैंने एक उदाहरण लिख दिया 5.34 सेंटीमीटर। 5.34 सेंटीमीटर में कितने सार्थक अंक हैं 1 2 3, सार्थक अंक कितने हैं 3। अब मैं इस सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदल देता हूं। तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए 10 का गुणा करेंगे। जब हम लोग 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव एक स्थान दाहिनी तरफ चला जाएगा, यानी कि इसी को लिखा जा सकता है 53.4 मिलीमीटर। अभी भी देखिए इसमें सार्थक अंक 1 2 3, अभी भी इसमें सार्थक अंक कितने हैं 3 ही है। चलिए अब उसी सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में बदल देते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग किया जाता है, यही तो सेंटीमीटर डेसीमीटर मीटर, 2 खाने हैं, 2 खाने का मतलब 10 गुणे 10, 100 से भाग करेंगे। जब हम लोग 100 से भाग करेंगे तो इसी को हम लोग लिखेंगे 0.0534। अब ये क्या हो गया मीटर। अभी भी इसमें सार्थक अंक 1 2 3। तो हम देख रहे हैं कि किसी भी भौतिक राशि का मात्रक परिवर्तित कर रहे हैं लेकिन उसके सार्थक अंक में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ओके, नंबर 9 कहा जाता है गुणक या विभाजित कारक जो न तो पूर्णांकित संख्याएं हैं और न ही किसी मान को या किसी मापित मान को प्रदर्शित करती हैं, जो यथार्थ होती हैं उसमें अनंत सार्थक अंक होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि आप वृत्त का परिमाप पढ़ते हैं, परिधि जिसको आप कहते हैं, उसको लिखा जाता है 2πr। 2πr में जो ये 2 है तो एग्जैक्ट, लेकिन इसमें जो सार्थक अंकों की संख्या होती है वो अनंत होती है। क्योंकि इसी 2 को क्या लिखा जा सकता है 2.0 2.00 2.000। तो इस तरीके से आप अनंत रूप से इसको लिख सकते हैं। इसीलिए इस तरीके की संख्याओं में अनंत सार्थक अंक होते हैं। तो मैंने इतने सार्थक अंकों के नियम आपको पढ़ाए। सार्थक अंकों के नियम को पढ़िए, लिखिए और ध्यान से इनके उदाहरण को समझिए। इतना करने के पश्चात आप अपने मन से कोई भी नंबर लिखिए और उसमें इन नियमों की सहायता से सार्थक अंकों को ज्ञात करने का प्रयास करिए। और यदि नहीं आता है तो आप हमसे संपर्क करिए। ओके, अगली टॉपिक होगी अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन। कहा जाता है कि जिन संख्याओं में एक या एक से अधिक अनिश्चित अंक होते हैं तो उन अंकों का पूर्णांकन किया जाना चाहिए, यानी कि उन अंकों को छोड़ना चाहिए। तो उन अंकों को छोड़ने के कुछ नियम होते हैं, इन्हीं नियमों के अनुसार उन अंकों को छोड़ा जाता है। तो वो नियम क्या है देखते हैं।
मूलतः इस नियम में एक ही नियम बताया जाता था, लेकिन इंटरमीडिएट स्तर पर इसमें दो नियम आपको बताए जाएंगे। नियम क्या है? कहा जाता है कि यदि अनिश्चित अंकों के पूर्णांकन में जो उपेक्षणीय अंक होता है, यानी कि जिस अंक को छोड़ना होता है, वह अंक 5 से बड़ा होता है, 5 से 5 से अधिक होता है या 5 से बड़ा होता है, तो उस अंक को छोड़ने के पश्चात उसके पहले वाले अंक में 1 की वृद्धि कर दी जाती है या 1 जोड़ दिया जाता है। ओके, फिर से एक बार, यदि पूर्णांकन की प्रक्रिया में उपेक्षणीय अंक 5 से अधिक है तो उसके पूर्ववर्ती अंक में 1 की वृद्धि कर दी जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं, 2.35648 एज एग्जाम्पल मैंने लिख दिया। अब आपको किसको छोड़ना है? 8 को छोड़ना है। छोड़ना है तो आप क्या करेंगे? अब आप 8 को देखेंगे कि ये 8 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है, तो ये 8 5 से क्या है? बड़ा है। तो इसको जब आप उपेक्षणीय यानी कि छोड़ेंगे तो इसके पहले वाले अंक में 1 क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी कि 8 को छोड़ने से पहले आप क्या लिखेंगे? 2.356, ये 4 है तो इसमें 1 जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? 5। तो इसी तरीके से आप अंकों को छोड़ते आएंगे और अंकों की तुलना 5 से करते आएंगे। अगर अंक 5 से बड़े हैं तो उसके पहले वाले अंक में 1 जोड़ते चले आएंगे। ओके, नंबर 2, अब आपके मन में एक दूसरा सवाल भी उठ रहा होगा कि 5 से बड़े के लिए तो हो गया, अगर 5 है तो क्या होगा? 5 से छोटा है तो क्या होगा? तो मैं आपको बताऊं कि अगर उपेक्षणीय अंक 5 से छोटा होता है तो उसके पूर्ववर्ती अंक में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। ओके, तो 2 नियम फाइनल हो गए। 5 से बड़ा है तो उसके पूर्ववर्ती अंक में 1 जोड़ा जाएगा, 5 से छोटा है तो पूर्ववर्ती अंक में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब बात आती है कि अगर 5 ही आ गया तो क्या होगा? इसके लिए भी नियम है। कहा जाता है कि यदि उपेक्षणीय अंक 5 है तो उसके पहले का जो अंक है, अगर वह सम संख्या है, सम 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी कि यदि पूर्णांकन की प्रक्रिया में उपेक्षणीय अंक 5 है तो उसके पूर्ववर्ती अंक के सम होने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, तथा विषम होने पर उसमें 1 की वृद्धि कर दी जाएगी। ओके, यानी कि अगर अंक 5 को छोड़ना है तो उसके पहले सम होने पर कोई परिवर्तन नहीं, विषम होने पर 1 को जोड़ना है। जैसे मैं आपको बताऊं, 2.345, अब ये 5 है तो ये 4 क्या है? सम है, अर्थात इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 2.34। अभी मैं लिख देता 2.537 और ये 5। अब ये 5 के पहले क्या है? विषम है। अब ये विषम है तो इसमें 1 की क्या होगी? वृद्धि। 2.535। ओके, यदि उपेक्षणीय अंक 5 है तो संख्या के सम होने पर कोई परिवर्तन नहीं, और यदि विषम है तो उसमें 1 जोड़ दिया जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, तो अगली टॉपिक होगी हम लोगों की सार्थक अंकों से संबंधित अंकीय संक्रियाओं के नियम। इस नियम में भी हम लोगों को 2 नियम पढ़ने हैं। तो नियम नंबर 1, जोड़ने तथा की जोड़ने तथा घटाने की अंकीय संक्रिया। तो समझते हैं इस नियम में क्या है। मैं आपको बता देता हूं कि क्या करेंगे इसमें।
कहा जाता है कि विभिन्न मापों या संख्याओं को जोड़ने तथा घटाने की क्रिया के पश्चात जो परिणाम होता है, जो परिणाम हम लोग को प्राप्त होता है, 2, 3, 4 संख्याओं को आपने ले लिया, उसको जोड़ दिया, 2 संख्याओं को ले लिया, उसको आपने घटा दिया, तो स्वाभाविक सी बात है कि जोड़ने और घटाने के पश्चात हमको योगफल अंतर तो प्राप्त होना ही है। अब नियम यही है कि उस योगफल में, उस अंतर में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो योग या अंतर में शामिल जो मूल संख्याएं थी, मूल संख्याओं में दशमलव के बाद जिसमें जितने कम से कम अंक रहे होंगे, तो परिणाम में भी दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक या कम से कम अंक रखने होंगे। यही नियम है। जैसे मैं आपको नियम एक उदाहरण बताऊं। मैंने लिख दिया 5.25 मीटर, 3.4 मीटर और 5.85 मीटर का योग करना है आपको। तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो 5.25, 3.4 और 5.85, तो इनको जब आप जोड़ेंगे तो ये 5, 5, 10, 8, 4, 12, 2, 14 और एक कैरी है आपका 15, 5, 5, 10, 3, 13 और एक कैरी उधर से 14, तो ये आ गया 14.50। तो इसमें दशमलव के बाद 2 सार्थक अंक हैं, लेकिन इसमें जो शामिल अंक हैं, शामिल अंक जो हैं जिसको हमने जोड़ा है, जो मूल संख्या हम लोग के है, उसमें दशमलव के बाद 1 सार्थक अंक है। अर्थात योगफल में भी दशमलव के बाद 1 ही सार्थक अंक होना चाहिए। तो सीधे सीधे आप लिखेंगे कि सार्थक अंकों में उचित योग क्या होगा? ये 0 है, 0 को छोड़िए, 5 से कम है। मैंने अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन पढ़ाया आपको। ये 0 है यानी कि 5 से कम है, तो उसके पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा? 14.5 आ जाएगा। ओके, नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे गुणा तथा भाग की अंकीय संक्रिया। गुणा तथा भाग की अंकीय कहा जाता है कि विभिन्न मापों या संख्याओं के गुणनफल या भागफल में जो परिणाम प्राप्त होता है उसमें उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने की मूल संख्या में कम से कम सार्थक अंक हों। ओके, कहने का मतलब कि आप माप ले लिए, संख्या ले लिए, संख्याओं को आपने गुणा कर दिया, भाग कर दिया, उससे जो गुणनफल और भागफल प्राप्त होगा उस गुणनफल और भागफल में उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने की मूल संख्या में शामिल थे। मैं बताऊं, जैसे जो घन की भुजा होती, घन की भुजा मान लेता हूं कि 2.2 सेंटीमीटर है, तो आयतन कितना होगा इसका? आयतन 2.2 का क्यूब, यानी कि जो आयतन होगा आयतन आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो जाएगा। 2.2 में हम 2.2 का गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 2.2 का गुणा, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8 1 9, फिर 968, 8 8 से 14, 9 से 15, 1 16, 9 1 10। तो जो घन का आयतन आएगा वो 10.648 वर्ग घन सेंटीमीटर आएगा। लेकिन जो मूल अंक थे
उसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी थी? सिर्फ 2 थी। अर्थात परिणाम में भी सार्थक अंक कितने होने चाहिए? सिर्फ 2 होने चाहिए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इन 3 अंकों का पूर्णांकन करना पड़ेगा। तो इसको देखिए, ये 8 है, 5 से ज़्यादा है, तो इसके पहले वाले में एक क्या होगा? जुड़ जाएगा, यानी कि ये 5 हो जाएगा। और जब ये 5 है, इसको भी आप जब छोड़ेंगे, उपेक्षणी करेंगे, तो उसके पहले 6 है। ये 5 है, ये तो ये 6 है। अब ये 6 सम है, अर्थात इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जब आप इस 6 को छोड़ेंगे, 6 को, ये 5 से ज़्यादा है, उसके पहले वाले अंक में एक क्या होगा? जुड़ जाएगा। यानी कि ये 0 है, तो अब 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। यानी कि जब इसका आप पूर्णांकन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 11 घन सेंटीमीटर। यानी कि सार्थक अंकों में इसका जो गुणनफल होगा वह 11 घन सेंटीमीटर। मूल संख्या में भी 2 सार्थक अंक और परिणाम में भी 2 सार्थक अंक। तो इस तरीके से हम गुणा भी करते हैं और भाग भी करते हैं। ओके, तो ये पूरा हो गया आप लोगों का सार्थक अंक। एक टॉपिक हम लोगों को पढ़नी है, कोटिमान। कोटिमान कहा जाता है कि यदि किसी भौतिक राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखा जाए तो उस राशि का जो वह परिमाण होगा वही क्या कहलाएगा? कोटिमान कहलाएगा। ठीक है, यानी कि कोई भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि के परिमाण को मैं उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखूंगा, तो 10 की घात के रूप में लिखा जो परिमाण होगा वही उस राशि का क्या कहलाएगा? कोटिमान कहलाएगा। ओके, तो मैं अभी आपको किसी भौतिक राशि के परिमाण को 10 की घात के रूप में लिखकर बताता हूं। ठीक है, इसके पहले हम जान जाते हैं कि किसी राशि का कोटिमान ज्ञात कैसे किया जाता है। तो हेडिंग होगी किसी राशि का कोटिमान ज्ञात करना। किसी राशि का कोटिमान ज्ञात करना। कहा जाता है कि किसी संख्या का कोटिमान ज्ञात करने के लिए संख्या को 10 की घात के रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि संख्या का एक अंक दशमलव के पहले तथा जो शेष अंक होते हैं वह दशमलव के बाद हो। तो इस तरीके से लिखने में वह जो पूरी संख्या होती है वह 1 से 10 के बीच में आ जाती है। तो जब आप 1 से लेकर के 10 तक की संख्या का वर्गमूल यानी कि 1 गुणे 10 का जब आप वर्गमूल निकालते हैं तो वो 3.16 आता है। तो अगर वह संख्या 3.16 से कम या उसके बराबर है तो 10 की घात में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, वही 10 की घात उसका कोटिमान कहलाती है। और यदि संख्या 3.16 से बड़ी हो जाती है तो उसके 10 की घात में 1 जोड़ देते हैं, तो नई 10 की जो घात होती है वह उस राशि का कोटिमान कहलाती है। ओके, तो मैं आपको 2 उदाहरण बताता हूं जिसमें 10 की घात में 1 जोड़ना है या जो संख्या है वह 3.16 से छोटा है, और एक जिसमें 10 की घात में 1 जोड़ना है और वो जो संख्या है वो 3.16 से बड़ा है। ठीक, देखिए जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम इसे दशमलव के रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे? मैंने बताया है कि दशमलव में इस प्रकार लिखेंगे कि दशमलव के पहले एक अंक हो, यानी कि दशमलव के पहले मैंने एक अंक लिख दिया 1, बाकी दशमलव के बाद 2 3 4 5 6 7। मैं दशमलव को कितने अंक बाएं लाया हूं? 1 2 3 4 5 6। तो इसको लिखा जा सकता है गुणे 10 के घाते 6। अब जरा देखा जाए, ये जो संख्या है ये 1 और 10 के बीच में है कि नहीं? और इसका जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो यह 3.16 से कम आएगा या 3.16 के बराबर, इन्हीं दोनों में से कोई एक बात होगी। तो इसके 10 की घात में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। सो इसका जो कोटिमान होगा, कोटिमान
कितना होगा? 10 की घाते 6 होगा। अब मैं एक आपको दूसरा उदाहरण लेकर के बताता हूं, जैसे 52, 35, 45। इसको भी हम लोग 10 की घात के रूप में लिखेंगे। इसको लिखा जाएगा 5.23, 5.4, 5। अब ये जो अंक है ये 1 और 10 के बीच में है, लेकिन इसका जो मान है वो 3.16 से क्या है? ज्यादा है। अब जब ज्यादा है तो इसके 10 की घात में एक क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो इसको 10 की घात के रूप में पहले लिख दें, तो 1, 2, 3, 4, 5 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 10 के घाते 5। लेकिन जब हम इसका कोटिमान बनाएंगे, कोटिमान, तो 10 की घाते 5 है, इसमें एक जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा? क्योंकि ये 5.23, 5.4, 5 जो है ये 3.16 से ज्यादा है। ओके, तो जब ज्यादा है तो इसमें एक जुड़ेगा, तो इसका जो कोटिमान होगा वो कितना हो जाएगा? 10 की घाते 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी राशि का कोटिमान ज्ञात करते हैं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। बाकी सारी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हाँ, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, इसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू।